अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 39 मेंबरान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनमें उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की गई है। और इससे पहले ये जो अरकान असम्बली हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उनकी वाबस्तगी थी। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी वजाहत के लिए भी दरख्वास्त जमा करवा दी है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि जो अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी कन्फर्मेशन के बाद इनको शामिल किया जाए। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी ही मौजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की वजाहत करे। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस फैसले पे अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन अब जो दरख्वास्त दी गई है इसके साथ साथ नज़रसानी की दरख्वास्तें भी मौजूद हैं और मामला भी जो छुट्टियां हैं, अदालती छुट्टियां हैं, उनके बाद तक है। अब इस पर क्या जवाब आता है और इस पर क्या इम्कानात हैं कि क्या आने वाले चंद दिनों में मज़ीद फ़ैसले पे अमल हो जाएगा, ये जो बाकी मानदा 41 MNAs हैं ये PTI का हिस्सा बन जाएंगे या सिलसिला अभी बहुत दूर तक जाएगा, ये बुनियादी सवाल है पाकिस्तान के अवाम की जिस पे नज़रें हैं। आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया है और अब उन्हें जुडिशल रिमांड पे मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़री का नोटिफिकेशन था उसको भी कलअदम करार दे दिया है। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए। इरशाद साहब, जो सबसे पहले कमीशन ने फ़ैसले पे अमल दरामद शुरू किया है, साथ ही साथ दरख्वास्त भी दे दी है, आप क्या समझते हैं कि ये अगले चंद दिनों में बाकी लोग भी PTI का हिस्सा हो जाएंगे या ये मामला अभी तूल पकड़ेगा? अब ऐसे वो कहते हैं दूध में मेंगनियाँ डालना, वो ये मुहावरा इस मौके पर बहुत फिट आता है। आपने 39 अरकान को ये तस्लीम कर लिया कि ये तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, उनकी वाबस्तगी को तस्लीम कर लिया। किस बुनियाद पर? कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट जमा कराए थे वो नॉमिनेशन पेपर्स में, नॉमिनेशन पेपर के वो तहरीक इंसाफ के थे, तो आपने तहरीक इंसाफ को एक बॉडी भी तस्लीम कर लिया। जिस बॉडी ने वो सर्टिफिकेट दिए थे उनको भी जायज़ तस्लीम कर लिया और यही अदालत भी तस्लीम कर चुकी है। आपने उन अरकान को PTI का मेंबर भी मान लिया और बाकी 41 जिसके आपने सर्टिफिकेट जमा नहीं होने दिए थे, जिनको आपने आज़ाद डिक्लेयर किया था, आज़ाद तो इनको भी डिक्लेयर किया था, उनके बारे में आप अदालत से पूछ रहे हैं कि जनाब ये बताएं कि बॉडी तो मौजूद नहीं है। भाई जिस बॉडी का के सर्टिफिकेट आपने 39 के बारे में माने हैं वो 41 के बारे में भी मान लें। तो ये एक हिलाजुई बहाना साजी जो तुरा इम्तियाज़ तो बनी इसराइल का था, लेकिन हम भी माशाल्लाह इसमें यद तूला रखते हैं। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं ये मामला इतनी जल्दी हल होने वाला अब नहीं है? नहीं, हल तो एक बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। भाई सीधी सी बात है, जिस मनते के तहत, जिस फैसले के तहत आप 39 को मान रहे हैं 41 को भी मान लें, सीधी सी बात है। लेकिन चूँकि नहीं माननी, मेंगनियाँ डालनी है, डिले करना है, तो बस ठीक है, बिस्मिल्लाह। सही है। शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त। शाह साहब, इलेक्शन कमीशन ने 39 लोगों को नोटिफाई कर दिया PTI के मेंबर के तौर पे। 41 से मुतालिक वजाहती दरख्वास्त उन्होंने दे दी है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। एक तो ये बताइए कि इस वक्त जो पोजीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था उसके बाद क्या इन 41 को भी इलेक्शन कमीशन कर सकता था, ये वजाहत तलब ज़रूरी था इस फैसले के बाद? देखिए, बात यह है कि अगर फैसले को देखें तो चूंकि 8 रुकनी जो अक्सरियती फैसला है उसमें तो उन्होंने क्लियर कट ये हुक्म सादर किया है कि 39 की हद तक तो कोई अभाम नहीं है कि वो तो PTI के हैं, लेकिन 41 के बारे में उन्होंने ये हुक्म किया था कि अगर वो 41 या उनमें से जितने भी
15 दिन के अंदर अंदर अगर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो के अपना बयान हल्फी दें और ये इकरार करें कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो फिर उनको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो समझा जाएगा और नोटिफाई किया जाएगा। तो वो अलग बात है कि उसके ऊपर जो है एतराज़ात हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है और उस पर रिव्यू भी जो है वो फाइल हो चुकी है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त तक फैक्ट ये है कि वो ऑर्डर उनका जो है वो इंटैक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो तो ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अगर आप इस शॉर्ट ऑर्डर को देखें तो उन्होंने ये भी एक अजीब जो है एक रास्ता खोल दिया है किसी भी फरीक के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, पीटीआई के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, कि अगर किसी चीज़ की वजाहत अगर दरकार हो किसी भी फरीक को, तो वो हम 8 जजेस जो हैं वो चैम्बर में होंगे और उनसे रुजू किया जा सकता है उसकी वजाहत के लिए या उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक रास्ता चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद खोला हुआ है, तो अब बात वही है कि अगर वो उसकी लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक अगर अमल नहीं करना चाहते तो कम से कम वो एक रास्ता जरूर इख्तियार कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद खोला है, और वो उसको आप कह सकते हैं कि वो कोई हरबा भी हो सकता है। लेकिन एनी हाउ अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है इन चैम्बर उन जजेस से कि आप इसकी वजाहत करें, तो फिर तो उसकी वजाहत तो फिर सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा, ये जो फैसला था वो था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। ये जो 39 को मान लिया गया है, तो अब शाह खबर साहब जो मखसूस नशिस्तें हैं जो 39 की बनती हैं वो दे दी जाएंगी, या वो भी वजाहत का इंतज़ार किया जाएगा कि वजाहत आ जाए तो फिर नशिस्तों का भी फैसला होगा? इनकी हद तक तो बड़ा वाज़ेह हुक्म है, वो तो डिक्लेयर कर दिया है आप लोग की बेंच ने अक्सरियती राय से कि वो तो पीटीआई के, तो उन्होंने कह दिया कि पीटीआई जो बात थी और है उसको तो उन्होंने कहा कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में जो है अपनी वापसगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिक्लेयर की हुई थी, 41 ने नहीं की हुई थी। तो उस पर तो मेरा ख्याल है कोई अभाव नहीं है। वैसे तो चूंकि हुक्म है उसको 41 की हद तक तो उस पर भी अमल करना तो जो है वो फर्ज है, वो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई किसी मजीद वजाहत की जरूरत है और इसकी गुंजाइश खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी मौजूद है, तो फिर वो उसको कम से कम एग्जॉस्ट जरूर करेंगे। जी अच्छा, इसमें शाह खबर साहब नज़रसानी की अपीलें भी गई हुई हैं और उसमें लीव ग्रांट की भी इस्तदा है किसी पार्टी की तरफ से, किसी फरीक की तरफ से। तो इन द मीन वाइल सुप्रीम कोर्ट में आप समझते हैं क्योंकि जजेस बाहर हैं, अब मामला अदालती छुट्टियों के बाद है, लेकिन इस दौरान 3 रुकनी बेंच बन पे के उस पर फिर कोई और शॉर्ट ऑर्डर या हुक्म इम्तना आ सकता है, और अगर आ जाता है तो ये जो 39 पीटीआई के नोटिफाई किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये वही पुराने स्टेटस पे चले जाएंगे या मौजूदा स्टेटस इनका आज वाला बरकरार रहेगा? देखिए, बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अक्सरियती राय से, वो तो बहरहाल तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज जो उस पर अमल करना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब जहाँ तक नजरसानी की दरखास्तों का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि वो जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर बॉस जजेस जो है वो बेंच की तश्कील करते हैं या उनकी फिक्सेशन का फैसला करते हैं। तो वो तो हमें बात पता चल चुकी है कि चीफ जस्टिस तो ये चाह रहे थे कि ये पिटीशन जो है रिव्यू वो जल्दी लगे, लेकिन बाकी 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने कहा कि चूंकि अभी तो हमने वो डिटेल रीजंस, डिटेल फैसला भी नहीं लिखा और वैसे भी छुट्टियां हैं, तो उसको जल्दी क्या है, तो उसको छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद इसके लगने के इम्कानात कम है, क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, वो तो वो डिसाइड कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2 या 3 रुकनी बेंच जो है वो रिव्यू में तश्कील पाया जाए और वो फिर 8 रुकनी अक्सरियती फैसले को जो है वो फिर मुस्तरद कर दे या उसको स्टे कर दें। तो मुझे ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता। शाह खबर साहब, ऐसा भी कोई मिसाल मौजूद है कि जी एक फ़ैसला आया हो और उसका डिटेल जजमेंट ना आई हो, लेकिन पहले ही रिव्यू सुन लिया गया हो शॉर्ट आर्डर की बुनियाद पर?
ऐसा मेरे ख्याल में कम है। जी लेकिन एक बात जरूर है जी। कि शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर भी रिव्यू फाइल हो सकता है। अच्छा। तो उसमें फिर एक गुंजाइश जो है वो फिर रिव्यू पटिशनर जो है वो छोड़ता है, एक पैरा में लिख देता है कि क्योंकि ये रिव्यू जो है ये शॉर्ट ऑर्डर की बेसिस पे फाइल किया जा रहा है, जी तो बाद में जब डिटेल फैसला आएगा जी और उसमें भी कुछ नुकात अगर इजाफी हमें अगर उठाने पड़े तो वो अपना हक जो है वो उसमें महफूज रखते हैं। जी। तो ये बात तो जरूर है। सही। लेकिन ये नहीं है कि अब शॉर्ट ऑर्डर इज इक्वली अ गुड ऑर्डर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जो दी गई है वो तो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, सही है। अच्छा, एक लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला आया 9 मई के 12 मुकदमात के हवाले से। बानी पीटीआई की जो अबूरी ज़मानत थी वो कैंसिल की गई थी, जिस्मानी रिमांड दिया गया था, वीडियो लिंक के ज़रिए उन पर वो आयद किया गया था। तो उसने फ़ैसले में वीडियो लिंक को भी कलअदम करार दे दिया और जो रिमांड था जिस्मानी उसको भी मनसूख कर दिया। तो इससे मेन केस में बानी पीटीआई को कुछ रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा होगा इसका? देखिए अभी क्योंकि ये तो एक रिव्यू ऑर्डर है और उसमें तो खैर किसी भी रिमांड को जो है वो जरूर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बात ये है कि ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि अगर किसी भी एक्यूज को जो है वो फिजिकल रिमांड दिया हो या वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो तो या उनका जो है फर्द जुर्म, वो नॉर्मली ऐसी हाई कोर्ट्स उसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन बहरहाल वो हाई कोर्ट के पास इख्तियार भी मौजूद है, लेकिन वो मुकदमा अपनी जगह पर जिसमें उनकी गिरफ्तारी है वो तो अपनी जगह पर कायम है और पुलिस जो है वो फिर भी इख्तियार रखती है कि वो जो है वो एडिशनल चालान उसमें पेश करे या उसमें मजीद शहादतें अगर आ जाए तो उसकी बेसिस के ऊपर भी एक सप्लीमेंट्री चालान भी पेश कर सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, सरबराह हैं पिलडेट के, इंतखाबी उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। अहमद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अब अमल दरामद शुरू किया, 39 लोगों को नोटिफाई कर दिया, 41 से मुतालिक दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस पर वजाहत पेश करें। बुनियादी एक सवाल ये है कि आपको ये मामला किस तरफ जाता नज़र आ रहा है और क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन उस पर मिनो-अन अमल दरामद कर रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो 39 सीट्स का मामला है, अगरचे इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर भी एतराज़ था, उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी इसका जिक्र किया कि वो पार्टी से एफिलिएशन की शराइत पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक उनको नोटिफाई कर दिया है कि वो पीटीआई के इलेक्टेड एमएनएज हैं। लेकिन जो 41 सीट्स का मामला है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें तो उनकी कोई डिक्लेरेशन ही नहीं थी और वो डिक्लेरेशन उन्होंने अब दी है जो उन्होंने जमा कराई है, और उस डिक्लेरेशन को पॉलिटिकल पार्टी ने कंफर्म करना है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कौन कंफर्म करेगा इसकी वजाहत, चूंकि उनके पास तो कोई ऑफिस बेरर्स नहीं है, जो इलेक्शन हुआ था उसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया था, तो उनके ख्याल में उन्हें मालूम नहीं है कि कौन सा ऑफिस बेरर ऑथराइज्ड होगा जो पीटीआई के बिहाफ पे इसको सर्टिफाई कर दे। तो अब ये इसकी वजाहत उन्होंने मांगी है, क्योंकि वजाहत के लिए उन्होंने डायरेक्शन खुद ही अदालत ने अपने ऑर्डर में दी थी कि आपको कोई वजाहत चाहिए हो तो आप 8 रुकनी उस जजों के बेंच या ग्रुप को रजू करें उनके साथ जिन्होंने ये फैसला दिया है, यानी मेजॉरिटी का फैसला जिन्होंने दिया है। अब उसमें एक सवाल ये भी होगा कि क्या वो 8 जज इस वक्त मौजूद हैं, और क्या 8 से कम लोग अगर कोई इस बारे में वजाहत का जवाब दें तो क्या वो वजाहत कानूनी होगी, आईनी होगी, ये भी सवाल पैदा होगा। तो क्या ही अच्छा होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाती और अपने फैसले का तफसीली, अपने ऑर्डर का तफसीली फैसला भी जारी कर देती और जो रिव्यू पिटीशन है उसका भी फैसला कर देती,
क्योंकि इतने लंबा तो अरसा उस पर भी नहीं लगना था। तो ये जो दरमियान में अब जो कई चीज़ों का अबहम पैदा हो रहा है, हो सकता है उसके तमाम रास्ते बंद हो जाते मेरे ख्याल में। अच्छा महबूब साहब, ये फरमाएं कि 39 लोगों की जो कंफर्मेशन हुई जिस बॉडी ने की, उसी बॉडी ने 41 की कंफर्मेशन की, क्योंकि इलेक्शन तो उस वक्त भी नहीं माना गया था। तो जब 39 को मान लिया है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट भी गौहर अली ख़ान ने जारी किया होगा, उमर अयूब ने जारी किया होगा और इनका भी उन्होंने जारी किया है, तो इसमें ये जो इबहम पैदा किया जा रहा है, वाकई ये इबहम है या सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? देखिए 39 का मामला मुख्तलिफ इस तरह है कि जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए थे इलेक्शन से पहले, तो इन 39 लोगों ने उस नॉमिनेशन फॉर्म में एक खाना होता है कि पार्टी से एफिलिएशन शो करें, तो उन्होंने पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन पीटीआई के साथ शो की थी। तो इसलिए 39 का मामला मुख्तलिफ है, उसमें पार्टी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। 41 ने अपनी एफिलिएशन के खाने में कुछ नहीं लिखा था, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिख दिया था या कुछ और लिख दिया था, पीटीआई नहीं लिखा था। तो इसलिए उनकी पीटीआई के साथ एफिलिएशन के बारे में सर्टिफिकेशन दरकार होगी, जो 39 के केस में नहीं थी। नहीं अहमद साहब, बुनियादी सवाल ये है कि जब 39 की कंफर्मेशन दी गई, उस वक्त जो पीटीआई की बॉडी थी, चेयरपर्सन या सेक्रेटरी जनरल, वो अभी उसका स्टेटस तो सेम है, तो अब ये रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है? नहीं, 39 के बारे में किसी पार्टी के अहदेदार ने कंफर्मेशन नहीं दी थी, ना वो रिक्वायर्ड थी। वो तो यही इलेक्शन कमीशन का एतराज़ है कि वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुनासिब नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि पार्टी के साथ एफिलिएशन, सिर्फ वो डिक्लेरेशन में अपना नाम लिख देना कि पीटीआई के साथ एफिलिएशन है, काफ़ी नहीं होता। उस पर पार्टी की सर्टिफिकेशन भी चाहिए होती है, जो कि नहीं थी। लेकिन अदालत ने चूँकि कह दिया कि ये जिन लोगों ने अपनी डिक्लेरेशन शो कर दी है, उनको पीटीआई का ही मुंतखब नामने तस्वुर किया जाए, उसमें किसी पार्टी के अहदेदार ने सर्टिफिकेशन नहीं की। वो तो उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में कैंडिडेट्स ने खुद लिखा कि मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, बस, कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी। बाकी ये 41 ने काम नहीं किया था, इसलिए उनका केस जरा मुख्तलिफ है। सही है। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर ये नज़र सानी का केस ज़ाहिर चलेगा, चलना है, तो अगर उस पर कोई हुक्म इम्तना आ जाता है, तो वो सिर्फ सीटों पर हुक्म इम्तना होगा कि सीटें नहीं मिलेंगी, या ये जो 39 हैं ये भी मेंबर नहीं रहेंगे? आपकी क्या इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, अगर हुक्म इम्तना पूरे ऑर्डर पे ही आ जाता है, क्योंकि हुक्म इम्तना बाज़-औक़ात किसी एक पार्ट के ऊपर भी हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अगर पूरे ऑर्डर के ऊपर ही हुक्म इम्तना हुआ, फिर तो पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा, फिर तो 39 का केस भी रुक जाएगा और बाकी अगला काम 41 का भी रुक जाएगा। लेकिन वो हुक्म इम्तना कब होगा? वो तो ये 8 रुकनी बेंच या 8 रुकनी ये जजों का मेजॉरिटी का ग्रुप जो है, वो इस वक्त शायद अवेलेबल भी ना हो, क्योंकि वो छुट्टियों पे शायद चले गए होंगे, और ये उन्होंने पहले ही रिव्यू पिटीशन का मामला तो छुट्टियों के बाद तक मौखर कर ही दिया है। तो ये अब यही तो बहुत कंफ्यूजन का बायस है कि एक तरफ उन्होंने रिव्यू बल्कि डिटेल्ड फैसला भी जारी नहीं किया, रिव्यू का भी मामला छुट्टियों के बाद तक मौखर कर दिया, और इधर उन्होंने एक टाइम टेबल दे दिया है कि 15 दिन में ये 41 लोग अपना एफिलिएशन जाहिर करें, फिर उसके बाद 15 दिन में इलेक्शन कमीशन उसको सर्टिफाई करे, उसको यानी डिक्लेयर कर दे, और इस दौरान 7 दिन में पॉलिटिकल पार्टी भी उसको सर्टिफाई कर दे। तो ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल तो ख़त्म हो जाएगा उसके ख़त्म होने से पहले, छुट्टियां हैं। तो फिर ये अगर इसमें ताख़ीर होगी तो क्या इसमें कोई और वजाहत तलब करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, वजाहत तलब करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है।
अच्छा अहमद साहब, ये फरमाएं कि हुकूमत ने ऐलान किया बड़े तमतराक से कि हम PTI पर पाबंदी लगा रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 6 लगाएंगे, कुश्तों के पुश्ते लगाएंगे, लेकिन वो जो होता है टाइम फिश। कल जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ उससे पहले ऐलानात किए गए कि उससे हम मंजूरी लेंगे, और उसके बाद ये कल पता चला कि वो तो एजेंडे पर ही नहीं है, और अब मुख्तलिफ़ किस्म की वजाहतें आ रही हैं कि देखेंगे जी, मुशावरत करेंगे, ये करेंगे। तो आप समझते हैं कि ये इनके पास कोई ऐसा सफिशेंट मवाद नहीं था, और ऐसे डराने के लिए या इन 41 अरकान को डराने धमकाने के लिए ऐलान कर दिया गया, या अभी ये एजेंडे पर मौजूद है और ये पाबंदी आसानी से लग सकती है? मेरे ख्याल में तो आपने जिस बात का जिक्र किया है कि शायद उसकी टाइमिंग ये बताती थी कि शायद वो 41 लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी हो सकती है कि भाई आप ये पाबंदी लग गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेरा ख्याल ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही कि खुद मेरा इंप्रेशन यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से ये चीज़ नहीं उभरी। अच्छा, यानी एक चीज़ मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आती है, उसके अंदर वेरियस फोरम्स पे डिस्कस होती है, तो कोई कंसेंसस सा बन जाता है। मेरा ख्याल यह है कि PMLN के अंदर ये कंसेंसस नहीं है, ये कहीं से कोई डायरेक्शन आई है या पता नहीं क्या है, अचानक ये बात आई तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन कंफ्यूजन है विद इन द पार्टी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और पार्टी के अलावा जो आपके इत्तेहादी हैं उनके अंदर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उनसे भी आपने कोई बातचीत नहीं की पूरी तरह से, तो कंसेंसस उस तरफ से भी नहीं है। तो जब तक ये कंसेंसस नहीं किसी हद तक बिल्ड होता तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो बात आगे प्रोसीड करे। देखिए, वो फॉरेन फंडिंग के मामले में तो एक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ शवाहिद नज़र आते हैं, लेकिन वो शवाहिद ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उनको टेस्ट करना है, चेक करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो शवाहिद हैं वो तो हतमी नहीं है। लेकिन उसमें बताया गया है कि किसने कितने पैसे फॉरेन नेशनल ने या फॉरेन एंटिटी ने कंट्रीब्यूट किए। सॉरी, उसमें वजाहत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। मैं हैरान होता हूँ जब ये लोग ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग के बारे में कंफ्यूजन फैलाते हैं। देखिए, ममनुआ फंडिंग में तो फॉरेन फंडिंग के अलावा भी कोई और चीज़ें हो सकती हैं। ममनुआ फंडिंग एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर फॉरेन फंडिंग उसका एक जुज है। तो ये फॉरेन फंडिंग जो थी वो ये है कि उसकी डेफिनेशन इलेक्शंस एक्ट में दी हुई है कि फॉरेन फंडिंग क्या चीज़ है। किसी भी अमाउंट में हो, एक ऐसे शख्स की तरफ से हो या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो जो पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी उससे अलावा है, वो शामिल है, वो पाकिस्तानी है, उनकी बात अलग है। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने पैसे दिए हों, खा वो छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, वो फॉरेन फंडिंग है। अच्छा अहमद साहब, बात हो रही है, आज भी उमर अयूब साहब ने कहा जी दोबारा इलेक्शन की तैयारी करें। आपको दोबारा इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये फरमाया है कि हम बहुत जल्द, नहीं बल्कि असद कैसर साहब ने शायद फरमाया है कि वो अभी फैसले हो जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन ही गए हैं, 39 के बाद 41 हो गए तो बिल्कुल ही सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। और उसके बाद अगर कुछ चंद ट्राइब्यूनल्स के फैसले आ गए इनके हक में तो ये मेजॉरिटी पार्टी भी बन सकते हैं। तो वो उन्होंने तो कहा कि दिसंबर तक हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में होंगे। तो अगर ये इम्कान है और ये बहुत लीगल, कानूनी और स्मूथ और बगैर किसी झगड़े वाला काम है, कोई खर्चा भी इस पे नहीं है, तो इसका इंतजार करने बगैर आप नए इलेक्शन का क्यों मुतालबा कर रहे हैं? जब आपका केस इतना ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और ट्राइब्यूनल्स के फैसले आ जाएंगे, और ट्राइब्यूनल्स के फैसले इनके हक में आने का इम्कान बहुत है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो बड़े इंडिपेंडेंट फैसले देते हैं। और हमने देखा है फॉर्म 45, 47 पे कई नशिस्तों में बहुत घपला है। सही अच्छा, नहीं आप भी समझते हैं, क्योंकि पतन की रिपोर्ट तो ये है कि उन्होंने 265 फार्म
जब 47 जो हैं उसको एग्जामिन किया है तो 208 में बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ पाई गई। आप भी समझते हैं या पिलडैट का भी यही ख्याल है? देखिए, हमने पूरे जो फॉर्म 45 और 47 का तकाबुल तो नहीं किया है, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड हलकों का किया है। अच्छा। और हमारा इम्प्रेशन यही है, मिसाल के तौर से सलमान अकरम राजा साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमने बड़ी क्लोजली मुशाहिदा किया है, तो उसमें तो बड़े वाजे तौर पे वो बड़े वाजे मार्जिन से जीत रहे हैं और इतनी गलतियां हैं, ओवर राइटिंग है और ओवर राइटिंग का एक पैटर्न है। अच्छा। यानी होता है ना, कहीं ओवर राइटिंग करनी पड़ भी जाती है तो उसका कोई फायदा कभी एक उम्मीदवार को होता है, कभी दूसरे को होता है, लेकिन इसमें सारे फायदे एक ही उम्मीदवार को हैं जो सलमान अकरम राजा के मुकाबले में थे। तो इसी तरह कोई दूसरों के भी सिलेक्टेड हमने जो काम किया है, हमारा इंप्रेशन भी है, अगरचे हम कोई नंबर तो नहीं कह सकते कि कितने हलकों में ये है, लेकिन काफ़ी हलकों में ये प्रॉब्लम हमें नज़र आया है। और अगर ये खुल गए हल्के ट्राइब्यूनल की सतह पे तो काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं पीटीआई को, उनके हक में फैसले आ सकते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि उमर अयूब साहब ने ये नए इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर दिया अभी, जबकि उनका इस तरफ जा रहा है बड़ा सीधा सीधा केस। सही है, ठीक। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके वक्त के साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, उमर अयूब साहब की जो आज की स्टेटमेंट है, हुकूमत की इस मामले को कामयाब नहीं होने देंगे, क्या मतलब लिया जाए? बड़ी देर की मेहरबान आते आते यानी ये ख्याल अब आपको आया है। और दूसरा ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पीडीएम आपको लड़ाना चाहती है तो आप लड़ते क्यों? बात है, आप क्यों ना लड़ें? हाँ, मेरा मतलब है कि आपके मुखालिफ जो हैं वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपने भी तो ये काम किया ना, तो अब ज़ाहिर है वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए आप ना लड़ें, आप कहें कि नहीं जनाब ये जो बातें होती हैं, शकूक व शुबात पैदा किए जाते हैं, आपका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, वो ना करें जी, ताकि किसी कोई भाम ही ना हो, कोई इस शक में ना पड़े कि आप बिल्कुल लड़ ठीक है। रहे हैं या आप कोई मुखालफत कर रहे हैं या दुश्मनी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। यूसुफजई साहब, अमन जिरगा हो गया, एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी हो गई, वज़ीर आला साहब ने जो हुकूमती पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी दे दी है और ये कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम जो है वो ऑपरेशन नहीं है। वजाहत जारी की गई फ़ौज की तरफ से कि ये हिकमत अमली है और उसके बाद आपकी हुकूमत अब इसका भरपूर हिमायत भी करेगी, CTD कार्रवाइयाँ करेगी। लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि इस पे तनाज़ा क्यों खड़ा किया गया? जब अनाउंसमेंट हुई, फेडरेशन में एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद आपने आसमान सर पे उठा लिया, ये नहीं होने देंगे, और अब आप इस पे राज़ी भी हो चुके हैं, तो ये मुतनाज़ा बनाना क्यों ज़रूरी था आपके लिए? और ये जो बयान है ये पार्टी पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप थोड़ा सा याद कर लें तो ये मुतनाज़ा बनाया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। जो उनके वज़रा साहिबान है ना, अगर आप उनके बयानात देख लें तो हमने उस वक्त भी, अगर आप मेरा रिकॉर्ड पे है, मेरा अपना प्रोग्राम भी है और मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से बात करने के बाद ही उस प्रोग्राम में शिरकत की थी और मैंने उसमें कहा था कि अली अमीन साहब ने कहा है कि ये ऑपरेशन नहीं है, लेकिन वफाकी वज़रा साहिबान जो है जो वो इस पर बज़िद थे कि नहीं ये ऑपरेशन है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इसका आगाज़ भी खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। तो जो तनाज़ा स्टेटमेंट बना वो उस वजह से बना और हमने कहा कि नहीं वो ऑपरेशन नहीं है। तो जाहिर है फिर वो उस पर अड़े रहे और फिर 2 दिन बाद आपने देखा वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी वो अली अमीन गंडापुर ने जो बात की तो बिल्कुल ठीक थी और वो ऑपरेशन नहीं है। तो मुतनाज़ा तो वफाकी हुकूमत ने खुद बनाया और वो चाहती भी थी कि ये मुतनाज़ा हो जाए और सारा मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जाए। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जी एतमाद में लिया जाए, अमन हमारी प्रायोरिटी है, हमें हमारी ज़रूरत है और दहशतगर्दी का खात्मा हमारी ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपने APC कॉल करनी थी, उस पर आपने एक जरगा कर दिया, जरगे ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आप जो हैं वो डॉलरों के एवज़ ताने देते रहे और अब आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने सब किया। ये इतना आसान तो नहीं है कि लोग भी ये भूल जाएं कि ये आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके रद्द अमल में कोई तनाज़ा था ही नहीं।
नहीं, देखिए जो बात हमने उस वक्त की थी वो तो आज भी हम कर रहे हैं। मैं तो अब हमने क्या गलत बयानी की है? हमने उस वक्त भी कहा था कि एतमाद में लिया जाए। आज भी हम कह रहे हैं कि एतमाद में लिया जाए। क्यों, कौन सी गलत बात है इसमें? और मेरे ख्याल से स्टेक होल्डर हैं तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई। उसके बाद बाकी लीडरशिप जो है, दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरशिप, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमने तो उस वक्त भी कहा था कि इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। लेकिन आपने देखा कि वजीर दिफा ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि जी ये फैसला हो चुका है ऑपरेशन का और उसका आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। जब इस तरह के नालायक गुजरा होंगे और जब वो एपेक्स कमेटी में बैठ के ऊँगते रहेंगे, सोते रहेंगे, उनको पता ही नहीं कि फैसला क्या हुआ, तो फिर यही चीज आएगी ना सामने। देखिए, मैंने आपसे कहा था एपेक्स कमेटी का मैं सूबाई एपेक्स कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ और हमें पता होता था कि क्या क्या चीजें कैसे अंदाज में आती है, उसकी अप्रूवल कैसे होती है, उसको कैबिनेट में कैसे लाया जाता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें, जो उस वक्त कितने वज़रा साहिबान ने मीडिया पे आके कहा कि नहीं जी ऑपरेशन का फैसला हुआ है और वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ने एग्री किया है, तो हम तो उसका दिफा कर रहे थे कि जी ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। यही हमने कहा था और आज भी हम ये कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ था। हिकमत अमली जो है ये हर बार डिस्कस हो सकती है। हिकमत अमली देखें, हम ऐसे जोन में रह रहे हैं, वार जोन में रह रहे हैं। दहशतगर्दी जो है वो आपको पता है 15-20 सालों से वो इस खित्ते के अंदर मौजूद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आराम से बैठ के हम सोचें कि जी बस कुछ भी नहीं है और हम आंखें बंद करके। और देखें, फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। फौज ही ऑपरेशन करे, मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज ही करती है। अवाम ने भी कुर्बानियां दी हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो बहुत ज्यादा कुर्बानियां यहाँ के अवाम ने भी दी है, फौज ने भी दी है, पुलिस ने भी दी है। तो मेरे ख्याल से उसको मुतनाज़ा बनाना या इस तरह कहना बहुत ही मुझे तो अफसोसनाक बात नजर आती है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई भी ऑपरेशन आपका कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई किसी मुल्क के खिलाफ जंग नहीं है कि आप दूर से वार करेंगे। आप अवाम के अंदर रहकर ही दहशतगर्दी का कला कमा कर सकते हैं और उसमें आप जब कामयाब हो सकते हैं जब अवाम आपके साथ। शौकत साहब, आज एपेक्स कमेटी ने जो अमन जिरगा था उसके मुतालबात 8 थे गालबन, वो भी मान लिए हैं। तो जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, आपकी सूबाई एपेक्स कमेटी ने अमन जिरगे के मुतालबात मान लिए, तो ये अब वफाकी सतह पर भी आप लेके जाएंगे इस केस को, या बस ठीक है ये हो गया और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा? और मोटे मोटे मुतालबात क्या हैं? देखें, सबसे अहम चीज़ तो अमन है ना जी, कि अमन लाने के लिए जो भी इक़दाम होंगे वो सब मिलकर तय करेंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ के अवाम अमन चाहती है, क्योंकि देखिए जहाँ अमन नहीं होगा ना तो यहाँ से लोग सरमायाकारी जो है उठा के बाहर ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा लोगों को, तो कौन आएगा? तो हमारे लिए तो प्रायोरिटी सबसे अहम अमन है। तो देखें, जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे अवाम को एतमाद में लेकर होगा। और दूसरी बात यह कि सूबाई हुकूमत उसकी गारंटर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब आगे जाके क्या होता है, वफाकी हुकूमत हमारे साथ बहुत सारे मामलात पे मुत्तफ़िक होती है, नहीं होती है, लेकिन चूँकि आज देखा आपने कि सारे स्टेक होल्डर्स और इसमें हमारे इदारे के लोग भी बैठे हैं, सिविलियन भी बैठे हैं, सब ने मिलकर जो है उन मुतालबात को देखा है, सब ने मिलकर यही ख्वाहिश का इजहार किया कि जी अमन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। बाकी देखें, सियासत अपनी अपनी है, सियासत में कोई वो नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक है हमें हमारी हिमायत कर रहे हैं या सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, तो उनकी अपनी प्रायोरिटी है, ये उनकी अपनी हिकमत अमली है। इसी तरह हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारी अपनी सियासत में मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे सियासत से दूर रखना चाहिए। अब यही सॉफ्ट कॉर्नर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी होगा आप में? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मसला ये है कि हमारी जब सियासत शुरू हुई है 1996 से, तो इमरान खान ने सियासत ही शुरू इसलिए की थी कि ये दो पार्टियां इस मुल्क को लूट रही थी। और उन्होंने, जब मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा था 96 में, तो उनके इसी अल्फाज के ऊपर के ये दो पार्टियां जो है ये मुल्क को लूट रही है
और हम इस मुल्क को लूटने से बचाएंगे। और ये दोनों, और आपने देखा कि जब उन्होंने सियासत शुरू की तो उन पे सबसे बड़े हमले शुरू हुए इन दो पार्टियों की तरफ से, और वो चीज चलती रही। और आज भी हम समझते हैं 2010 तक तो इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन वो कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। वो तो 2011 के बाद सदके तुम्हारे सीन हुआ, आप लाइमलाइट में आ गए, शौकत यूसुफ सब, उसके बाद आप कह लें कि आपका एक मुकाबला चल रहा है। लेकिन अगेन अगर मौलाना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, तो इनके लिए क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारी सियासत ही इस बात पे शुरू हुई थी कि हम इनसे मुल्क को आज़ाद कराएंगे, और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। शौकत साहब, ये फरमाएं कि आज उमर अयूब साहब ने कहा है कि खान साहब ने हमें हिदायत की है अपने कारकुनों को, अपने लीडरों को, कि नए इलेक्शन की तैयारी करें। आपके ख़्याल में क्या अब हालात ऐसे हैं कि अगले जब इलेक्शन होंगे तो वो फेयर एंड फ्री होंगे, आपको वाकई मौका मिलेगा और फिर आप 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह ये रोते हुए बाहर नहीं निकलेंगे कि जी हमारे इलेक्शन हाईजैक हो गए या हमारे इलेक्शन लूट लिए गए? मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह न करे कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन जो है वो दोबारा देखना नसीब हो किसी को। उसमें जितना प्रेशर डाला गया हमारे उम्मीदवारों के ऊपर, मुझे बाकायदा दबाया जाता रहा कि जी इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाओ। और बहरहाल ये देखें, ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हम फेस करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुल्क के साथ वफादार होना चाहिए, मुल्क से वफादारी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, वफादारी का तो सवाल किसी का भी नहीं है ना, जो है वफादारी तो क्वेश्चन नहीं हो रही। सवाल ये है कि इसका मतलब है कि आप अगर नए इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो इस 2 चीज़ें उससे वाज़ेह होती हैं। एक तो ये है कि 8 फरवरी का आपका बयानिया कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि आपका जो ख्याल था 45-47 का, तो अब आप अदालतों के ज़रिए रिलीफ हासिल नहीं कर सकते, अपने सीटें वापस नहीं ले सकते, या आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए आप नए इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर नए इलेक्शन को भी आप मुतनाज़ बना देंगे। नहीं, देखिए, अवाम जो है ना, अवाम जब हालात ख़राब होते हैं, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकलते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। तो फ्रेश इलेक्शन कराना जो है वो मुल्क के लिए होता है, ये किसी एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए नहीं होता। आज आप मुल्क जिस नहज के ऊपर है, ना इनसे मईशत कंट्रोल हो रही है, ना सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं, ना इस मुल्क के अवाम को महंगाई से निजात दिला सकते हैं, तो इनके तो हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, और ये बड़े वो हैं, हुकूमत चलाने के अहल भी नहीं है। तो क्या किया जाए? या तो ये कि फॉर्म 47 के बजाय 45 वालों को आगे लाया जाए, फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि जी अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इलेक्शन कराएं। नहीं, बुनियादी जो सवाल है यूसुफ ज़ई साहब वो यही है कि फॉर्म 45 की जंग जो है वो आप हार रहे हैं, इसलिए अपोजिशन लीडर नए इलेक्शन की तैयारी का कह रहे हैं, और वो मंसूब कर रहे हैं कि आपकी जमात के बानी ने ये पैगाम दिया है। एक बात तो ये है, ज़रा इसको क्लियर करें। दूसरी बात ये है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं वो फेडरेशन की हद तक होंगे, या आप सूबों में भी इलेक्शन चाहते हैं? 4 सूबों में। देखिए, इलेक्शन होते हैं तो फिर वो सबके होते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सिंगल आउट करें कि जी वो कौमी का कर दें, सूबाई का ना करें, सबके होने चाहिए। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, देखिए, जो जिस तरीके से ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस को अल्तवा का शिकार बनाया गया है, और जिस तरह के प्रेशर डाले जा रहे हैं, एक जज के ऊपर किस तरह तंज किया जा रहा है, किस तरह उनके खिलाफ एक महाज खोला जा रहा है, तो आप ये चीजें भी देखें ना, किस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है जजों को। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह डायरेक्टली मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा था। कल जो आपने रेफरेंस भेजा है, बानी पीटीआई ने जो रेफरेंस भेजा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, वो क्या है? उससे वो क्या प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है कि आप एक जज को कह रहे हैं कि आप हमारे फैसलों से अलहदा हो जाएं? देखिए, मेरे ख्याल से ये तो हर क्लाइंट का हक होता है कि वो जब वो इंसाफ के लिए मांगने जाता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको एतमाद हो कि जी मैं जहाँ से इंसाफ मांग रहा हूँ वहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब एक चीज़ मतनाज़ा हो तो ये अखलाकी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उस जज को खुद नहीं बैठना चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती बैठने जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई कानूनी कदम नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि रिवायात भी यही रही है कि जब भी कोई एतराज़ कर ले कि जी मुझे इस पे एतमाद नहीं, तो वो कैसे फिर इंसाफ कैसे देगा? बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का शायद टाइम खत्म हो गया। बहुत आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।